हेलो दोस्तों, मैं दीपक उत्तम योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स की क्लास में मोशन टॉपिक लेकर के आया हूं। इसके विषय में हम स्टार्ट से यानी शुरू से पढ़ेंगे। तो जानते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन जानने से पहले हम जानें कि विराम क्या होता है, कि विराम क्या है। अगर किसी वस्तु को हमें बताना है कि वो विराम में है या गतिशील है तो हम कैसे बताएंगे। तो विराम यानी किसी वस्तु का अगर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, अगर विस्थापन 0 है या 0 है तो वह वस्तु आपकी विराम में होगी। यानी कहें, अगर परिभाषा के तौर पे कहें कि कोई वस्तु की अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसकी मूल अवस्था जैसी है वो उसी अवस्था में है, तो वह वस्तु आपकी विराम में है। अगर उस वस्तु की गति में यानी स्थिति में परिवर्तन हो रहा, यदि उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा तो वह वस्तु गतिमान होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। अगर विस्थापन 0 नहीं है तो वह वस्तु गतिशील है या गतिमान है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे मान लो कोई वस्तु अगर मेज पर रखी है, कोई वस्तु माने या पुस्तक माने, पुस्तक ले लो, कोई पुस्तक मेज पर रखी है, तो हम इसको अगर मेज के सापेक्ष कहें कि मेज के सापेक्ष पुस्तक गतिशील है या विरामावस्था में है, गतिशील है या विरामावस्था में है या विराम में है, तो हम कहेंगे कि मेज के सापेक्ष जो पुस्तक है वो आपकी कैसी है, विराम में है, ना कि गतिशील। अगर हम यहीं पृथ्वी के सापेक्ष कहें, पृथ्वी के सापेक्ष, तो वस्तु है आपकी गतिशील यानी गति अवस्था में है, यानी गतिशील है। दूसरा उदाहरण लें, अगर हम एक नाव है जिस पर एक व्यक्ति बैठा है, एक नाव है जिस पर एक व्यक्ति बैठा है, वो नदी से एक साइड से दूसरी साइड जा रहा, नदी में एक साइड से दूसरी साइड यानी एक किनारे से दूसरे किनारे से नदी पार करनी है। तो नाव में बैठा व्यक्ति अगर नदी के सापेक्ष कहेंगे तो आपकी नदी के सापेक्ष व्यक्ति जो है वो गतिमान है या नाव गतिमान है, नदी के सापेक्ष नाव गतिमान है। अगर वहीं व्यक्ति को हम कहते हैं, व्यक्ति जो बैठा है, अगर वो नाव के सापेक्ष व्यक्ति की बात करें तो क्या है, विरामावस्था में है, यानी विराम में है। अब जानते हैं हम कि गति, तो गति के विषय में हम गति के प्रकार भी जाने अगर, तो गति के कितने प्रकार हैं। पहला सरल गति, दूसरा विक्षेप गति, तीसरा वक्रीय गति, चौथा आवर्ती गति, पांचवा ऊर्ध्व गति, छठवां अनियमित गति। आवर्ती गति के अंतर्गत आप वृत्तीय गति बोले तो घूर्णन गति ये जानेंगे, साथ में ही दोलन गति, दोलन गति या कंपनीय गति, इनको रखते हैं आवर्ती गति के अंतर्गत। तो आज हम सरल गति के विषय में जानेंगे। तो सरल गति के अंतर्गत अब चाल की बात करें कि चाल क्या होती है। तो कोई अगर वस्तु है तो कुछ दूरी तय करेगी, तो यानी एकांक समय में चली गई दूरी, यानी अगर हम समय को एकांक मान लें तो जितनी दूरी वो तय करेगी तो वो आपकी क्या होगी, चाल होगी, दूरी। तो अब जितनी दूरी अगर कोई वस्तु है तय करती है, उसके मार्ग या पथ की लंबाई जो होती है, जितनी दूरी तय करती है उसकी लंबाई जो होगी वही संपूर्ण लंबाई आपकी क्या होगी, दूरी होगी। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी संपूर्ण दूरी बटे जितना समय लगे कुल समय, ये आपकी क्या औसत चाल है। अगर अभी दूरी की और बात करें तो दूरी आपकी कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक धनात्मक होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होगी ये। यानी दूरी जो आपकी निकलेगी सदैव धनात्मक निकलेगी। अब दूरी के साथ साथ आप विस्थापन की बात करें, विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, अगर कोई वस्तु कुछ समय मान लो यहाँ से बिंदु ए है, बिंदु ए है, फिर बिंदु बी है। अब ए से बिंदु बी तक जाने में जितना जाएगा, तो यहाँ तक जाने में वो दूरी जितनी होगी, उससे अगर वो पीछे लौट कर आता है या मान लो पीछे आ जाए, कहीं भी जाए, ऊपर चला जाए, मान लो पीछे दूरी पूरी है, ए से बी तक की दूरी हो गई 4, मान लो 4 मीटर की, और फिर वो 3 मीटर पीछे आ गया, 3 मीटर पीछे आ गया। तो अब इसमें हम अगर विस्थापन कहें तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, तो कितना गया, 4 गया, 3 आ गया, तो बीच की दूरी कितनी बची इसकी, 4 तुम गए, 3 वापस आ गए, यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को दोनों को घटा देंगे तो विस्थापन आपका क्या आएगा, 1, यानी 4 में 3 कम कर दो तो विस्थापन आ जाएगा। अगर यही दूरी को कहते हैं तो दूरी कितनी होती है, तो जितना जाएगा, जहाँ से जहाँ तक गया, ए से बी तक गया, बी से यहाँ तक आया, तो जितनी दूरी इसने तय की इतना, तो टोटल दूरी तय कर लेंगे, तो 4 + 3 कितनी, 7, तो 7 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी, 1 मीटर आपका विस्थापन हो जाएगा।
दूसरे रूप में देखेंगे, आगे क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। और विस्थापन के विषय में अन्य जानकारी में कि विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है, विस्थापन 0 होगा, धनात्मक होगा, माइनस यानी ऋणात्मक भी होगा, और दूरी के बराबर और दूरी से अधिक नहीं होगा, दूरी से अधिक नहीं होगा। दूरी के बराबर तो हो सकता है लेकिन दूरी से अधिक नहीं हो सकता, दूरी से कम हो जाएगा यानी ऋणात्मक में पहुंच जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। आगे वेग क्या होता है? एक निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी, यानी दिशा अगर दे दे यानी वेग अब कैसी राशि हो गई? वेग आपकी सदिश राशि हो गई। एक निश्चित दिशा में चली गई एकांक समय में जो दूरी होगी वो आपकी वेग होगा। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। आगे त्वरण क्या होता है? जो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन, तो वो आपका क्या है? वेग परिवर्तन की दर आपकी त्वरण होती है। तो त्वरण बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, ये आपका त्वरण हो गया। अब आते हैं गति के समीकरण में। तो गति के समीकरण क्या क्या है? तो गति के समीकरण सबसे पहले किसने दिए? न्यूटन ने। कितने समीकरण थे? 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम समीकरण आपका v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये 3 समीकरण हैं जो गति के समीकरण कहे जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक धावक तो कह रहा एक धावक है, r त्रिज्या के वृत्तीपथ पर गतिमान है। तो मान लो एक वृत्तीपथ है, तो वृत्तीपथ यानी गोलाकार वृत्त बना लिया। त्रिज्या कितनी है? r हो गया। अब कह रहा है कि 1 सेकंड 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और टोटल समय आपके पास दे रखा है 2 मिनट 20 सेकंड। तो कितने चक्कर घूमेगा? एक चक्कर को 20 से 40 सेकंड में, तो टोटल समय कितने हो जाएंगे आपके? 2 मिनट को हम सेकंड में पूरा कन्वर्ट कर लें तो 2 मिनट और 20 सेकंड यानी 140 सेकंड। समय आपके पास है 140 सेकंड। अब कितने चक्कर घूमेगा? हम 40 सेकंड में एक चक्कर, तो कितने चक्कर यानी 3 चक्कर तो पूरे घूम गया। तो 3 सर्कल पूरे बन जाएंगे इसके, प्लस 1/2 यानी आधा चक्कर और घूमेगा, आधा चक्कर और। तब एक चक्कर इसका कितने के बराबर है? इसकी परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो 2πr यानी एक चक्कर क्या है? 2πr के बराबर है। तो यहाँ पे अब 3 चक्कर हैं, तो यानी 3 चक्कर और 2πr प्लस 1/2। अब चक्कर कितना है? 2πr, तो 2πr 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणा कर लें इसमें, 2 तियाँ 6πr प्लस πr कितना आ गया? 7πr। तो ये क्या आई आपकी? दूरी आई, ना कि विस्थापन। तो अगर दूरी की बात करें तो कितना है? 7πr। अब विस्थापन क्या है? हमने कहा था प्रारंभिक और अंतिम। तो प्रारंभिक बिंदु इसका कौन है? यहाँ, और अंतिम बिंदु यानी सबसे हम छोटी दूरी देखें। अब यहाँ से यानी इसके व्यास के बराबर ही तो इसकी होगी, क्योंकि आधा चक्कर ही तो लास्ट में बचा उसके पास, क्योंकि पूरा चक्कर तो है नहीं। अब आधा चक्कर उसने घूमा, तो यानी यहाँ से चला और यहाँ तक। तो अब कितना है? r ये है त्रिज्या और r ये त्रिज्या है। तो यानी टोटल हो गया क्या? अब व्यास क्या होता? 2r। तो ये हो गया आपका क्या? विस्थापन। अगला देखते हैं। एक कार
एक कार होगा। अब कह रहा एक कार है 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर, तो अब वृत्तीय मार्ग बना लो अपना। कितनी मीटर की? 10 मीटर की त्रिज्या है, तो 10 मीटर की त्रिज्या हो गई। 5 मिनट में 5 चक्कर, यानी पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा कर रही है। अब वृत्तीय मार्ग है, अब चक्कर कहाँ से शुरू करें? यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मान लो कोई एक, स्टार्टिंग यहाँ से की उसने, 1 चक्कर 1 मिनट में आएगा, क्योंकि 5 चक्कर हैं 5 मिनट में, तो 1 चक्कर 1 मिनट का, तो 1 चक्कर 1 मिनट में। अब इसमें अगर हम विस्थापन की बात करें तो यहाँ से जब चलेगा तो अपनी प्रारंभिक और अंतिम जितना दो रहेगा उसकी अंतिम स्थिति, और दोनों यानी मूल अवस्था एकदम एग्जैक्ट वहीं पे आएगी, तो विस्थापन तो तुम्हारा शून्य हो जाएगा सीधे ही, विस्थापन 0 हो जाएगा आपका। अब बची आपकी क्या दूरी? तो कितने चक्कर? 5 चक्कर हैं, 5 चक्कर पूरे हो गए। अब परिधि कितनी है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर का मान कितना है? 10 मीटर। गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, यानी 100 पाई। 100 पाई आपकी ये दूरी हो गई। विस्थापन आपका 0, क्योंकि 100 पाई आपने जितनी दूरी है टोटल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति आपकी क्या है? वहीं पे है, मूल अवस्था अपनी जहाँ से शुरू किया था उसने वहीं पे तो आ गया। पहला चक्कर लगाया, दूसरा भी लगाया, ऐसे 5, तो जहाँ पे था वहीं पे आ गया, यानी उसका विस्थापन हो गया 0। अगला देखते हैं। एक कार का वेग एक कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी? इस दौरान तय की गई कुल दूरी क्या होगी? देखते हैं। अब कार का वेग क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड से 30 हो रहा है, यानी प्रारंभिक वेग अगर कहें तो यानी u बराबर कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड, और u से कितना अंतिम यानी 30, v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है? 10 सेकंड में, t बराबर 10 सेकंड। दूरी पूछा है यानी यस। अब न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा? दूसरा क्या था? यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या u है, t है, यस हमें पता करना है, और a नहीं है। a क्या होता है? वेग में परिवर्तन है, अगर नहीं पता तो इससे निकाल लो सीधे। किससे? v बराबर u प्लस at से पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा? a बराबर v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू अपान टी से, तो a बराबर v का मान है आपका कितना? 30, v का मान है 30 माइनस u का मान है 20 अपान t कितना है? 10। कितना आ जाएगा? 20 में 30 में 20 कम किए 10/10, यानी a का मान आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ गया। अब रख देते हैं यस बराबर u का मान 20, t का मान 10 प्लस 1/2, a का मान 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t का मान 10, तो यस बराबर 200 प्लस 1/2 100, तो कितना आ जाएगा? यस बराबर
250 मीटर। दूरी की बात करें तो ये डायरेक्ट, वैसे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, चाहते तो हम इसको डायरेक्ट कहते, क्योंकि हमें पता था अगर वेग में जो परिवर्तन होता है वो बटे समय अंतराल, हमें त्वरण क्या वेग में परिवर्तन की दर हो, कितने समय 10 सेकंड में परिवर्तन कितना था 20 से कितना 30 हुआ, तो सीधे हमें लिखना था 10 और समय कितना था 10, तो 10/10 सीधे 1 आ जाता, हमें सीधे यहाँ पे रख के हल कर देना था, ये करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और किसी कार की चाल इस कार का त्वरण है। अब अभी हमने कहा वेग में जो परिवर्तन हो और बटे समय, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ 30 से 60, तो 30 से 60 होने में यानी कितना 30, तो 30 हो गया, बटे समय कितना है 10 हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ इकाई क्या है किलोमीटर प्रति घंटा की, यहाँ पे सेकंड यानी समय किस में है सेकंड में है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किस में कन्वर्ट करें मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें कितने 5/18 से गुणा कर दें, 5/18 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15/18, अगर काटेंगे तो काट दें, कितनी बार जाएगा 18×8 144.18×8 दशमलव इधर लगेगा, पहले दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 18×8 144 कितना बचेगा 6, 18×3 = 54, तो कितना आ जाएगा 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका आ गया त्वरण। अब हम जानेंगे औसत चाल में कुछ जो आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन करने के लिए कि औसत चाल अधिकतर पूछते हैं। तो अगर आपसे औसत चाल के विषय में कहे कि आधे समय में चली गई दूरी या कुल यात्रा में, कुल कैसे बात करते हैं देखते हैं। एक है आपका अगर आधे समय में यात्रा में कहे कि एक यात्रा में आधे समय में चली गई औसत चाल, आधे समय की बात कहता है, अगर आधे समय में ये अगर वर्ड निकले कि औसत चाल अगर ज्ञात करनी है तो आधे समय की अगर बात करें यानी समय बराबर हो, अगर समय बराबर है तो उसके लिए आपको सीधे करना है v1 + v2/2। अगर आपकी दूरी बराबर है, दूरी बराबर है परंतु समय बराबर नहीं है, समय बराबर नहीं है, तब आपको करना है औसत चाल के लिए v = 2v1 + 2v1v2/v1 + v2। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं कि एक छात्र अपने घर से विद्यालय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा विद्यालय से घर तथा विद्यालय से
विद्यालय से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसके लिए अब यहाँ पे दूरी क्या है? विद्यालय से घर या घर से विद्यालय, यानी समान दूरी रहेगी, यानी वही दूरी बराबर है पर समय बराबर नहीं कहे, क्योंकि अब यहाँ 20 की रफ्तार से जा रहा है, यहाँ पे 30 की रफ्तार से जा रहा, तो कुछ समय दोनों में अलग रहेगा। तो v बराबर पहली चाल कितनी है? 30। तो फार्मूला क्या है? 2v1 v2, 2v1 कितना? 30, v2 कितना? 20 बटे v1 प्लस v2 30 और 20 50। जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो v बराबर क्या आ गया? 2 2 4 और 6 चौको 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी औसत चाल आ गई। अब अगला एक क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है उसका आंसर। एक कार चाल क्या होगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।